बिहार के पटना शहर के पास एक छोटा सा गांव है और उस गांव के थोड़ी दूर पर ही गंगा नदी बहती है। एक दफा हमारे एक सब्सक्राइबर कृष्णा भाई अपने भतीजे का मुंडन अटेंड करने अपने गांव पहुंचते हैं। अब जो मुंडन की रिचुअल थी ना, ये गंगा घाट के किनारे पर होने वाली थी और इसी मुंडन में शामिल होने के लिए कोई 90-100 रिश्तेदार उस दिन गंगा घाट पर पहुंचे हुए थे। अब सेम डे ही उस घाट पर एक लोकल फेस्टिवल होने की वजह से काफी भीड़ भी थी। अभी मुंडन की प्रक्रिया शुरू होने ही वाली थी कि कृष्णा के पापा नोटिस करते हैं कि इनके गांव के कुछ रिलेटिव जो अभी तक इनके साथ चल रहे थे, ये लोग ग्रुप से मिसिंग है। इन सब ने आसपास ढूंढने की कोशिश की पर उनका कोई अता पता नहीं चला। फिर कृष्णा यहाँ अपने पापा से बोलता है कि आप लोग मुंडन वाले स्पॉट पर वेट कीजिए मेरा, मैं उनको ढूंढ के वहां पर पहुंचता हूँ। पर कृष्णा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस घाट पर अपने रिलेटिव को ढूंढने की जो जर्नी है ना इनकी, वो एक बहुत ही भयानक मोड़ लेने वाली थी। इस बेहद ही थ्रिलिंग विलेज विजिट हॉरर को मेरे साथ कृष्णा भाई ने खुद शेयर किया है, जिनके ईमेल का स्क्रीनशॉट अभी आप वीडियो में देख सकते हैं। अब ये जो घटना है ना, ये इसी साल के अप्रैल महीने की है। कृष्णा अपने मम्मी पापा के साथ लखनऊ में रहते थे, पर इनका गांव बिहार के पटना शहर के पास में था। अप्रैल 2025 का टाइम आता है। कृष्णा की दादी जी अपने गांव से लखनऊ आई थी अपने आंखों का इलाज कराने के लिए। अब उनके आंखों के इलाज होने के कुछ दिनों के बाद कृष्णा के भतीजे की मुंडन फिक्स होती है इनके गांव में, जो बिहार वाला गांव था। अब जिनको यहाँ पर मुंडन के बारे में नहीं पता है तो उनको बता दो कि जब भी हिंदू परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके कुछ महीने या एक आध साल के बाद, जितना मुझे आइडिया है, उसका सर मुंडवाया जाता है किसी घाट पर ले जाके। एक छोटी सी रिचुअल होती है। तो यहाँ पर जब कृष्णा के भतीजे का मुंडन फिक्स हुआ, तब इसी चक्कर में इन लोगों को लखनऊ से गाँव जाना पड़ता है और इसी गाँव में सारे कांड होते हैं कृष्णा के साथ। अच्छा, अभी जिस लड़के का मुंडन है वो कृष्णा के बड़े पापा के बेटे का बेटा है, समझ पा रहे हो। अब गांव में इनकी बड़ी सी जॉइंट फैमिली थी, तो जो भी छोटा मोटा फंक्शन होता था तो ये लोग हमेशा गांव विजिट करते थे। तो इसी सिलसिले में 13 अप्रैल को ये लोग लखनऊ से निकलते हैं पटना के लिए। अब पटना के पास जो इनका गांव था वो स्टेशन से 30 किलोमीटर दूर है। ये लोग शाम को पटना पहुंचते हैं और उनके जान पहचान का एक ऑटो चलाने वाला था, उसे इन लोगों ने स्टेशन पर बुलाया और अभी कृष्णा के मम्मी पापा, उनकी दादी और कृष्णा खुद, ये चारों पटना स्टेशन से सीधा अपने गाँव पहुँचते हैं। अब उसके अगले दिन ही गंगा घाट पर भतीजे का मुंडन था। अब जो ये गंगा घाट है ये इनके गाँव वाले घर से 6 किलोमीटर दूर था। मुंडन वाले दिन ये सारे लोग गंगा घाट पर पहुंचते हैं। उस समय पर लगभग 100 रिलेटिव इस मुंडन में शामिल होने आए थे। तो जैसे मैंने बताया था कि मुंडन शुरू होने से पहले ही कृष्णा के पापा ने नोटिस किया कि भाई इनके गांव से जो इनके साथ लोग आए हैं ना, उसमें से कुछ लोग मिसिंग थे। कृष्णा बोलता है कि मैं जाता हूँ, ढूंढ के आता हूँ उनको, आप लोग मुंडन वाले स्पॉट पर मेरा वेट कीजिए। अब उस दिन गंगा घाट पर कोई फेस्टिवल भी था, तो ऐसे ही काफी लोगों की भीड़ जमा हो रखी थी। कृष्णा उस भीड़ में अपने रिलेटिव्स को ढूंढते ढूंढते थोड़ा सा आगे निकल जाता है। फाइनली 5-7 मिनट ढूंढने के बाद गंगा घाट के किनारे ही एक स्पॉट पर ना कृष्णा को अपने रिलेटिव्स दिखाई देते हैं। ये जाता है उनके पास और उनको साथ लेके मुंडन वाले जगह पर पहुंच जाता है। कृष्णा बताते हैं कि मैं उनको लेके वापस आ गया, मुंडन की प्रक्रिया शुरू हो गई, पर ना मेरे अंदर पता नहीं क्यों एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्ज डेवलप हो रहा था कि मैं उस जगह पर फिर से जाऊं जहां पर इनको वो रिलेटिव दिखाई दिए थे। मुंडन की प्रक्रिया शुरू होने से 15-20 मिनट के बाद ही कृष्णा को लगने लगा कि मुझे यहाँ पर इस भीड़ के साथ नहीं रहना है। इनका जी थोड़ा घबरा रहा था। ये चुपचाप वहां से निकलकर उसी जगह को जाने लगे जहां पर इनके रिलेटिव इनको दिखाई दिए थे। कृष्णा वहां पहुंचते हैं, थोड़ा सा चक्कर लगाते उस जगह का। कृष्णा जब उस जगह पर पहुंचते हैं तब इनको थोड़ी दूर पर दिखाई देता है कि नदी के किनारे ही ना शमशान घाट बना हुआ है। अब यहाँ पर कृष्णा, जहां पर इनके रिलेटिव्स स्पॉट हुए थे इनको, वहां से आगे बढ़ने लगते हैं शमशान घाट की तरफ। पर फिर इनके दिमाग में पता नहीं क्या आया, ये बीच रास्ते से ही वापस मुड़ गए। कृष्णा बताते हैं कि मुझे ना कोई चीज खींच रही थी, वो जो शमशान वाला एरिया था उधर मुझे वो एनर्जी खींच रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे कोई अपने लोग यहाँ पर रहते हैं, मैं यहाँ उनके साथ में ही रह जाऊं। पर फिर मैंने अपने आप को समझाया कि ये मेरे दिमाग का कोई भ्रम है, मुझे आगे नहीं जाना चाहिए उस शमशान की तरफ। और मैं चुपचाप शमशान ना जाकर बीच रास्ते से ही वापस अपने परिवार के पास आ गया जहाँ पे मुंडन हो रहा था। दोपहर के करीब 2 बजे तक मुंडन की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। सारे लोग वापस गांव आ जाते हैं। अब जहाँ पर मुंडन होती है वहां पर टेम्पो में कुछ सामान ये लोग लेके गए थे। कृष्णा अपने बाकी भाइयों के साथ मिलके वो सारे सामान गाँव वाले घर पर उतरवाने लगा। सामान उतरवा कर ये नहाने गया और नहाने के बाद कृष्णा सीधा अपने कमरे में जाता है लेटने के लिए। और यहीं से इनके साथ खेला शुरू हो जाता है। कहानी को अगर बीच से स्किप करोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा आपको।
तो एकदम ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ। अब कृष्णा यहाँ पर बताते हैं कि भैया मेरा गांव बहुत सुंदर है और मेरा बहुत ज्यादा मन लगता है वहाँ पे, तो मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ तो मैं पैदल ही गाँव घूमने निकल जाया करता। ठीक यही नियम फॉलो करते हुए उस शाम को कृष्णा अपने घर से निकलते हैं गाँव घूमने के लिए। अब इनके घर से कोई 300 मीटर की दूरी पर एक सरकारी स्कूल पड़ता है। अब कृष्णा ने बचपन से ही उस स्कूल के बारे में कुछ डरावनी चीजें सुन रखी थी। गांव के लोग बोलते थे कि उस स्कूल में आत्माएं भटकती हैं। कृष्णा बताते हैं कि जब मैं अपने होश में पहली बार गांव आया था तब एक दो लोगों को बात करते सुना था कि स्कूल में कुछ ऐसा होता है। मुझे लगा कि ये लोग बस ऐसे अफवाह उड़ा रहे होंगे, पर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, जब भी मैं छुट्टियों में गाँव आया करता तब गांव का हर दूसरा आदमी उस स्कूल के बारे में डिस्कशन जरूर करता था। एक दो लोग झूठ बोल सकते हैं, पर ऐसे गांव के 100-150 लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। तो मेरे बैक ऑफ द माइंड में उस स्कूल को लेके ये धारणा थी कि वहां पर कुछ होता है। और जब भी मैं गांव आके उधर घूमने जाता था तो मेरी कोशिश होती थी कि शाम ढलने से पहले मैं वापस अपने घर आ जाऊं। पर इतनी बार आने जाने में कृष्णा ने कभी कुछ फेस नहीं किया, और इसी कारण से इस बार शायद उसने स्कूल वाली बात को ना थोड़ा सा लाइटली ले लिया था। ये शाम के 5 बजे के आसपास अपने घर से निकलते हैं गांव घूमने के लिए। अब गांव के खेत और बगान घूमते घूमते इनको शाम के 5:45 बज जाते हैं। थोड़ा थोड़ा सनसेट होने लगा था और कृष्णा ने सोचा कि यार अब वापस मुझे घर जाना चाहिए। और कृष्णा को ये बात बहुत अच्छे से पता था कि अभी घर जाने के रास्ते में ही वो स्कूल भी पढ़ने वाला है। कृष्णा बताते हैं कि भैया जब मैं वापस घर आने के लिए मुड़ा ना तो उस स्कूल से कोई 250 मीटर पहले, अब ये चीज समझना, यहाँ कृष्णा खड़ा है, उसके 250 मीटर के बाद स्कूल और उसके 300 मीटर के बाद कृष्णा का घर है। तो ये बताते हैं कि उस स्कूल से 250 मीटर पहले मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। मैंने एक दफा अपने कदम रोक के पीछे गर्दन घुमाया कि कौन है, पर वहां पर कोई भी था नहीं, एकदम सन्नाटा, और मैं अकेला उस रोड पर अपने घर की तरफ जा रहा था। मैंने अपने कदम तेजी से बढ़ाने स्टार्ट किए और थोड़े ही टाइम में मैं उस स्कूल के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। अब यहाँ पर स्कूल की जो बाउंड्री थी वो लगभग 3.5 फीट की है और वो बाउंड्री गांव वाले रोड से एकदम लगा हुआ था। कृष्णा बताते हैं कि बाउंड्री के अंदर जो स्कूल का कंपाउंड था उसमें एक क्लासरूम की जो खिड़की थी ना वो रोड के साइड में खुलती है। ये जब स्कूल के करीब पहुंचे तो अपने आप ही कृष्णा के कदम रुक जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो चुका था। कृष्णा के दिमाग में पता नहीं क्या आया, इसने अपनी गर्दन घुमाई स्कूल की तरफ। इसे ऐसा एहसास हो रहा था कि जिस क्लासरूम की खिड़की रोड से लग रही है उस क्लासरूम में कोई है। ये अपने आप को रोक नहीं पाते और उस बाउंड्री को पकड़ के क्लासरूम के अंदर झांकने लगता है कृष्णा। और भाई साहब कृष्णा ने देखा कि क्लासरूम में एक शैडो मूव कर रही थी और वो खिड़की के पास से होते हुए जो क्लासरूम का डोर था उसके पास पहुंची और फिर वो डोर भाई अपने आप खुलता है और वो शैडो कॉरिडोर में चली गई। अब ये सब नजारा देख के कृष्णा के अंदर ठंडी सिहरन होने लगती है। इसे यहाँ डर लगने लगा और इसने तेजी से अपने कदम घर की ओर बढ़ाने शुरू कर दिए। घर अभी भी 300 मीटर दूर था, पर कृष्णा को अपने घर की लाइट दिखाई दे रही थी थोड़ी थोड़ी। अब यहाँ स्कूल से 80 मीटर आगे जाते ही रोड के साइड पर इनके कुल देवता का मंदिर था। कृष्णा बताते हैं कि वो ना बिल्कुल छोटा सा एक मंदिर है रोड के साइड पर और कोई भी बाउंड्री वगैरह कुछ नहीं है। मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा था कि मैं चुपचाप जाके उसी मंदिर के पास बैठ गया। उस स्कूल से लेके मंदिर तक पहुंचने तक के बीच में मुझे एहसास हो रहा था कि कोई है जो मेरे साथ चल रहा है, पर मैंने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। मैं चुपचाप उस मंदिर के पास जाके बैठा और मैंने यहाँ पर अपने बड़े पापा को कॉल किया। कृष्णा के बड़े पापा गांव वाले मार्केट गए हुए थे और उनको भी वहीं स्कूल क्रॉस करके वापस अपने घर आना था। कृष्णा ने कॉल करके पूछा कि बड़े पापा कहाँ पर हैं आप? तब उसके बड़े पापा ने बोला कि मैं स्कूल के पास पहुंच गया हूँ, बस घर आ रहा हूँ थोड़ी देर में। कृष्णा के अंदर थोड़ी सी हिम्मत आई। इसने मंदिर के पास से स्कूल की ओर झांकना स्टार्ट किया कि कहाँ पर है इनके बड़े पापा, पर वो बताते हैं कि उनके बड़े पापा कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे उनको। और कृष्णा की इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि ये बिना उनके अपने घर चले जाए वापस। ये चुपचाप उसी मंदिर के पास बैठ के अपने बड़े पापा के आने का वेट करता रहा। कृष्णा बताते हैं कि जितनी देर मैं वेट कर रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि मंदिर के जस्ट बाहर ना कोई खड़े होके मुझे घूर रहा है बहुत बुरी तरीके से। और कुछ टाइम के बाद ही किसी के गुर्राने की आवाज मेरे कानों के पास सुनाई थी। वहां मंदिर के पास एक डंडा पड़ा हुआ था, तो मैंने एक घेरा बनाया रोड के साइड से मंदिर तक
और मैं चुपचाप उस घेरे के अंदर जाके मंदिर की ओर मुंह करके बैठ जाता हूँ। वहाँ हाथ जोड़कर मैं अपने कुल देवता से प्रार्थना करने लगा कि मेरी रक्षा कीजिए। और ऐसे प्रार्थना करते हुए मुझे 1.5-2 मिनट हुए थे कि मैंने देखा कि मेरे बड़े पापा मोटरसाइकिल पर बैठ के मेरी ओर आ रहे हैं। मैंने उनको हाथ देकर रुकवाया और चुपचाप पीछे बैठ जाता हूँ। पर भैया, जब मैं उस मंदिर के प्रांगण से बाहर निकलकर अपने घर की ओर जा रहा था मोटरसाइकिल पे, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे सर पे कोई बैठ गया है। मुझे अजीब तरीके से पेन होने लगा। मैं बड़े पापा को बता भी नहीं सकता था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। धीरे धीरे वो दर्द मेरे सर से होते हुए कंधे पर आ गया। मैं चुपचाप बिना कुछ बोले अपने गांव वाले घर पर पहुंचता हूं और जैसे अपने गांव के चौखट पर मैं उतरा मोटरसाइकिल से, वो सारा दर्द गायब हो गया। मुझे अभी भी यही लग रहा था कि ये सब मेरे दिमाग का वहम होगा। मैंने किसी से कुछ नहीं बताया। अब अगले दिन कृष्णा के पापा अपने काम की वजह से वापस लखनऊ चले जाते हैं। यहाँ पर कृष्णा और उसकी मम्मी रह गए थे। अब गांव पर सारे रिलेटिव के बीच इनका मन भी लग रहा था, तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम 7-8 दिन और रुकेंगे और उसके बाद लखनऊ वापस जाएंगे। ठीक ऐसा ही होता है। कृष्णा बताते कि उन 7-8 दिनों में मुझे कुछ भी नहीं हुआ और मैंने भी शाम ढलने के बाद स्कूल की तरफ जाना अवॉइड किया था। फाइनली 8 दिनों के बाद मैं वापस लखनऊ आ जाता हूँ और मेरी नॉर्मल लाइफ फिर से स्टार्ट हो जाती है। पर यह किस्सा यहाँ पर खत्म नहीं होता है भाई। अभी इस टाइम पर कृष्णा और उसकी मम्मी के साथ कृष्णा की दादी जी भी गांव से लखनऊ आई थी। और फाइनली आता है 15 मई का टाइम। स्कूल के अंदर गर्मी की छुट्टियां स्टार्ट हो जाती हैं। कृष्णा अपने मम्मी पापा से बोलता है कि अब मुझे गांव जाना है, वहां पर मेरा ज्यादा मन लगता है। इसके मम्मी पापा मान गए कि ठीक है भाई, छुट्टियां पड़ी हैं, जाओ घूम के आ जाओ। तो 20 मई 2025 को कृष्णा अपनी दादी जी के साथ लखनऊ से पहुंच जाता है बिहार वाले अपने गाँव पे। इस बार इसके मम्मी पापा नहीं आए थे साथ में। अभी 4 जून के आसपास कृष्णा के एक दूर की बुआ की शादी थी, तो कृष्णा के मम्मी पापा डिसाइड करते हैं कि हम लोग सीधा शादी में ही पहुंचेंगे, तब तक तुम गांव पर जाओ। कृष्णा गांव आते हैं। इसके और भी कजन्स आए हुए थे, गांव के इनके दोस्त भी थे वहां पे। ये गांव की लाइफस्टाइल बहुत एंजॉय करने लगा। अब फाइनली 4 जून का टाइम आता है। कृष्णा की जो दूर की बुआ थी ना, उनकी शादी एक मंदिर के अंदर ऑर्गेनाइज की गई थी। लड़के वाले से भी कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि हम लोग शादी मंदिर के अंदर ही करेंगे। तो ये लोग शादी अटेंड करने उस मंदिर पर पहुंचते हैं। मंदिर गांव से 2-2.5 घंटे की दूरी पर था। कृष्णा बताते हैं कि वो एक बहुत ही बड़ा मंदिर था, जिसका फ्रंट वाला पोर्शन ऐसे शादी के लिए लोग यूज करते थे और पीछे कोई भी ऐसे जाता नहीं था। अब उस मंदिर के अंदर शादी होने के बाद कृष्णा और उसके फैमिली वाले वापस गाँव आने के लिए तैयार थे। अब एक चीज और समझना, यहाँ पर शादी अटेंड करने कृष्णा का जो भतीजा था ना, जिसका मुंडन हुआ था, वो भी गया हुआ है। तो जिस गाड़ी में बैठ के ये लोग मंदिर पहुंचे थे, उस गाड़ी की फ्रंट सीट पर कृष्णा के भैया उस छोटे बच्चे को लेके गोद में बैठे हुए। कृष्णा पीछे वाली सीट पर बैठा था और उसके बाजू में उनकी दादी और एक और रिलेटिव थे। मतलब ये लोग 2 गाड़ी लेके गए थे और दूसरी वाली गाड़ी थोड़ी सी आगे खड़ी थी इनसे। अब सब लोग वहां से जाने से पहले अपना मिलना जुलना कर रहे थे। इसी बीच कृष्णा की नजर पड़ती है अपनी गाड़ी के फ्रंट सीट पर, जहां पर इनका भतीजा बैठा था। और भाई साहब, कृष्णा यहाँ बता रहे कि भैया मैंने देखा ना कि मेरा भतीजा वहां नहीं है। मेरे भैया अकेले बैठे इस सीट पर और मेरा भतीजा गायब है। अभी 2 सेकंड पहले उनका भतीजा उनको दिखाई दे रहा था, पर अभी वो दिख नहीं रहा है। कृष्णा को लगा कि शायद इस भीड़ भाड़ में मेरा भतीजा खो गया है। ये भाई कार की गेट खोल के मंदिर के अंदर घुस जाते उसको ढूंढने के लिए। अब जो मंदिर का सामने वाला पोर्शन था जहाँ शादी हुई थी, कृष्णा उसको क्रॉस करके बिल्कुल एंड में चले गए। वो बताते हैं कि भैया जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा था, एकदम घनघोर अंधेरा होते जा रहा है। और जब मैं अपने भतीजे को ढूंढते हुए मंदिर के बिल्कुल एंड पर गया ना, तो वहां पर मेरे लाइट का एक सिंगल सोर्स भी नहीं था। मुझे लगा कि उधर ही किसी कोने में मेरा भतीजा होगा और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ना अभी हिप्नोटाइज स्टेट में हूँ बिल्कुल। मैंने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई और मंदिर के बिल्कुल एंड में पॉइंट आउट किया। और जब मेरे मोबाइल की रोशनी एक कोने में पड़ी तो मुझे दिखा कि मेरा भतीजा वहीं पर खड़ा है। वो सर नीचे करके मंदिर की दीवार की तरफ देख रहा है और उसका पीठ मेरी ओर था। मैंने वहीं खड़े होकर आवाज़ दिया उसे, पर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं था। मैंने 2-3 बार और आवाज़ देके देखा, पर जब कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैंने सोचा कि उसके पास जाके देखता हूँ। मैंने भैया बस 3-4 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि अचानक किसी चीज़ ने मुझे हिट किया मेरे दिमाग में। ऐसा लगा कि किसी चीज़ ने मुझे रोक लिया है। मैं थोड़ा होश में आया और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे अलावा उधर कोई है ही नहीं। मतलब अगर मैं अपने भतीजे को ढूंढने आया हूं तो बाकी लोग भी होंगे ना मेरे साथ, पर उस घनघोर अंधेरे में मेरे और भतीजे के अलावा कोई भी नहीं था। मुझे जब थोड़ा सा डाउट हुआ तो मैं मंदिर के गेट की तरफ अपने फ्लैशलाइट को घुमाता हूं और तब मुझे पता चला कि भाई जो मंदिर का गेट है, मैं उससे करीब 250-300 मीटर अंदर आ गया हूं और मुझे एक अंधेरे गली के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
मैंने अपने भतीजे की तरफ नहीं देखा और चुपचाप फ्लैशलाइट को मंदिर के गेट की तरफ पॉइंट किया और अपने दिमाग में अनुमान बनाया कि मंदिर का गेट मेरे से 250-300 मीटर दूर है और मुझे बिल्कुल सीधे रास्ते पर जाना है। और ऐसा सोच के मैंने एक लंबी सांस भरी और सीधा दौड़ता चला गया मंदिर के गेट की तरफ। वो 250 मीटर का डिस्टेंस मैंने एक सांस में कवर किया। जब मैं मंदिर के गेट पर पहुंचा तो मैंने देखा कि भाई साहब मेरा भतीजा वहीं कार की फ्रंट सीट पर मेरे भाई की गोद में बैठा हुआ है। मैंने अपने भाई को जाके बोला कि सोनू तो खो गया था ना। तब मेरे भाई ने बोला कि कहाँ खोया था, मेरे ही साथ तो बैठा हुआ तब से, तुम कहाँ चले गए थे। और भाई ये बात सुनते ही ना कृष्णा एकदम थर थर कांपने लगता है। कृष्णा चुपचाप बिना कुछ बोले गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है और सीट पर बैठकर ये उस मंदिर की ओर देखने लगा जहां से भाग के ये वापस आया था। कृष्णा बताते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई चीज फिर से मुझे खींच रही अपनी ओर। मतलब कुछ ऐसा फोर्स है जो मुझे मजबूर कर रहा था कि बस मैं गाड़ी का गेट खोल के वापस उस जगह पर चले जाऊं। मैंने बहुत हिम्मत करके खुद को रोका और मंदिर की तरफ ऐसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया कि वो जो भी चीज है, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए। और ऐसा बोलकर मैं अपनी गर्दन सीधी कर लेता हूँ। फिर मैंने दोबारा उधर मुड़ के नहीं देखा। वहां से चलकर कुछ टाइम के बाद हम सब वापस घर पे आ जाते हैं। पर अभी गर्मी की छुट्टी खत्म होने में काफी टाइम था और ये पूरा टाइम मुझे गांव के अंदर ही बिताना था भाई। अब कृष्णा यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। जो गांव में इनका घर था ना, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट तो खुद कृष्णा के पापा जी का है और दूसरा वाला पार्ट कृष्णा के बड़े पापा का था। कृष्णा के बड़े पापा के घर में ग्राउंड फ्लोर पर 3 रूम थे और ऊपर वाले फ्लोर पर 5 रूम बने हुए थे। गांव में कैसे बड़े बड़े घर होते और हवेली जैसे, तो वैसे ही कुछ घर का सेटअप था, एकदम बड़ा सा। कृष्णा बताते हैं कि मैं जब भी गांव जाता था तो अपने घर पर बहुत ही कम सोता था। मैं और मेरे कजन्स ने मेरे बड़े पापा के घर के ग्राउंड फ्लोर में जो एक कमरा था, उसी एक कमरे को अपना अड्डा बना के रखा हुआ है। जब भी मैं अपने गांव जाता तो अपने बड़े कजन भाइयों के साथ उसी रूम में मैं सोता था। अब यहाँ पर जनरली कृष्णा और उसके बड़े पापा के 2 बेटे, दोनों उससे बड़े थे, ये 3 लोग उस कमरे में सोया करते। अभी आगे की कहानी बताने से पहले एक बार ना लेआउट समझना घर का। जो उनके बड़े पापा का ग्राउंड फ्लोर था, उसमें एक सेंटर डोर है जिसे एंटर करेंगे और एंटर करते ही सामने 3 कमरे बने हुए। उन 3 कमरों के अलावा साइड में एक स्टोर रूम भी था। उस स्टोर रूम में कबाड़ के सामान पड़े हुए थे। तो समझना एक बार, यहाँ पर स्टोर रूम है जहाँ पर पूरा कबाड़ का सामान पड़ा हुआ है। इसके बाजू में 1, 2, 3 रूम, ठीक है। ये जो तीसरा वाला रूम है, इसके जस्ट बाजू से एक 2-3 मीटर की गली गई है अंदर। उस गली के साइड में ही एक वॉशरूम है और वॉशरूम से थोड़ी सी दूर पे, मतलब इनके वाले कमरे के ठीक सामने, एक और रूम बना हुआ है जिसमें ना दरवाजा नहीं था। ऐसा होता है ना गांव में राशन वगैरह स्टोर करने के लिए हम जो रूम बनाते हैं, वैसा ही रूम था बिना दरवाजे का। कृष्णा बताते हैं कि दरवाजे के लिए जगह तो बनी हुई थी इस स्टोर रूम में, पर बड़े पापा ने दरवाजा लगवाया नहीं था। और उसी स्टोर रूम के एंट्रेंस के ऊपर एक बड़ा सा ओपन एरिया है और अगर कोई एंट्रेंस के ऊपर उस ओपनिंग से ऐसे झांके तो उसे स्टोर रूम के अंदर सब कुछ दिखाई देगा। अब ये पूरा लेआउट आप ध्यान में रखिएगा। अब इस दौरान होता ये है कि रेगुलरली कृष्णा अपने 2 भाइयों के साथ ही सोया करता था वहाँ पे, और जो उनके सबसे बड़े कजन थे वो बहुत एक निडर किस्म का आदमी है। कृष्णा बताते हैं कि उनको किसी चीज से डर नहीं लगता। वो रात के टाइम भी खेत वेत में अकेले चले जाया करते थे। पर फिर एक रात कृष्णा के जो सबसे बड़े वाले कजन थे, उनको किसी काम से अपने एक रिलेटिव के घर पर जाना पड़ा। इस रात कृष्णा और उसका दूसरा जो कजन था, ये दोनों उस कमरे में अकेले सोने वाले थे। कृष्णा बताते हैं कि इस ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो फ्लोर है जिसमें 5 कमरे बने हुए हैं, उन्हीं में से एक कमरे के अंदर मेरे बड़े पापा और उनकी वाइफ रहते थे। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर छत आता है और छत पर टंकी बनी हुई है। अब गर्मी का टाइम था। कृष्णा का जो दूसरा वाला कजन है, ये शाम के 6:30 बजे उसी छत पर जाके टंकी से नहाने लगता है। इस समय लगभग थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था और जो ये कृष्णा का कजन है, ये बताते हैं कि जब मैं नहा रहा था तो नहाते नहाते ना मुझे जो पानी था टंकी का, वो ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर पर पड़ते ही बहुत ठंडा हो गया है। मतलब वो था तो गर्मी का टाइम, पानी का टेम्परेचर नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा ही होता है, पर उस दिन जब मैंने पानी अपने शरीर के ऊपर डाला तो मुझे बहुत ठंडक महसूस हुई। अब यहाँ पर नहाने के बाद जब कृष्णा का कजन उस टंकी की टोटी बंद करने गया तो वो टोटी एक ईंटे पर टिका के रखी गई थी। ये जैसे ही बंद करने जाता है, इसने बताया कि भाई उस ईंटे पर ना एक किसी इंसान की बहुत ही डरावनी सी शक्ल का शेप बन जाता है। ये सीन देख के कृष्णा का कजन बहुत ज्यादा डर गया और ये दौड़ के वापस नीचे आता है। नीचे आके इसने कृष्णा को बताया कि भाई वहाँ ईंटे पे ऐसा शक्ल बन गया था। तब कृष्णा ने बोला कि अरे पास में पेड़ है ना, तो उस पेड़ से कोई परछाई उरछाई बन रही होगी, इतना क्या सोच रहा है।
कृष्णा के कजन ने भी यहाँ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये अपने कपड़े चेंज करता है और फिर शाम को खाने के बाद ये लोग उस कमरे में सोने आ जाते हैं वापस। अब जैसे मैंने बताया था कि जिस कमरे में ये लोग सोते हैं उसके ठीक बाजू में गली है, गली के एंड में वॉशरूम है और वॉशरूम के साइड में एक स्टोर रूम है। तो जो इनके कमरे की खिड़की थी उस खिड़की से स्टोर रूम साफ साफ दिखाई देता था। और भाई ये रिकॉर्ड करते हुए अभी मेरी नज़र पीछे गई और मैंने पाया कि मेरी जो वो लाइट थी, जो रेड वाली लाइट पीछे जल रही थी, वो किसी कारणवश बंद हो चुकी है। मैंने फुल चार्ज करके इसको लगाया था, मे भी बैटरी खत्म हो गई होगी। खैर, ये लोग खाना खा के अपने उस कमरे की चारपाई पर लेट जाते हैं। अब जो कृष्णा का कजन था ये चारपाई के दूसरे साइड पर लेटा हुआ था, जो दीवार वाली साइड थी, और कृष्णा जिस साइड लेटा था उसके ठीक सामने कमरे का दरवाजा है। कृष्णा बताते हैं कि हमें लेटे हुए कोई 1 घंटे हो गए थे और जो मेरा कजन था उसे नींद लग चुकी थी और मैं अपने मोबाइल में ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था। रात के 10:30 बज जाते हैं और मैंने नोटिस किया कि मेरे मोबाइल में अभी भी 1 GB डेटा बचा हुआ है। टोटल 1.5 GB पर डे का इनका लिमिट था। तो इन्होंने सोचा कि ठीक है, 12 बजे मुझे फिर से इंटरनेट मिल जाएगा तो मैं क्यों ना ये बचे हुए 1 GB भी ऐसी वीडियो वगैरह देख के खत्म कर दूं। रात को 12 बजे तक वीडियो देखने के बाद कृष्णा भी सोने चले गए और ये बताते कि भैया मुझे लेटे हुए 10-15 मिनट ही हुए थे और मुझे ना बहुत अनईजी फील होने लगा। मतलब जो कमरे की हवा थी उसमें ना एकदम भारीपन सा आ गया था। मुझे थोड़ी थोड़ी सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी और उसी बीच मेरा जो कजन है वो उठ के बैठ जाता है। उठ के बैठ गया और मेरी तरफ देख के बोलता है कि कृष्णा तुम मेरा शर्ट क्यों खींच रहे हो। कृष्णा ने बोला कि भाई मैं क्यों शर्ट खींचूंगा तेरी, मैं तो सो रहा हूँ। फिर उसके कजन ने बोला कि मेरी नींद खराब मत करो, मुझे सोने दो। इस समय कृष्णा को लगा कि शायद वो ना इससे मजाक कर रहा है, पर जो उसके कजन का फेशियल एक्सप्रेशन था उससे साफ साफ पता चल पा रहा था कृष्णा को कि ये बहुत सीरियस होके बोल रहा है। ऐसे नींद से उठ के तो कोई मजाक करेगा नहीं। कृष्णा ने यहाँ पर ज्यादा कुछ बोला नहीं। उसे लगा कि शायद चारपाई में कोई किल वगैरह निकली होगी और उसी किल में इसका शर्ट फंस गया होगा और इसे लग रहा है कि मैं खींच रहा हूँ। यहाँ कृष्णा क्या करता है कि अपना करवट बदल के अपना मुंह कमरे के दरवाजे की तरफ कर देता है और इसी बीच लेटे लेटे इसकी हल्की सी आंख लगती है और आंख लगने के साथ ही कृष्णा को ना अपने कमरे के बाहर से पायल की आवाज सुनाई देने लगी। पायल की आवाज सुनते इसकी आंख खुली और फिर ये बताते हैं कि जब मैंने एकदम ध्यान से सुनने की कोशिश की तब मुझे कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, पर जैसे ही मैं नॉर्मल होकर ऐसे आंख बंद कर रहा था मुझे वो आवाज सुनाई देती बार बार। ऐसा लग रहा था कि कोई पायल पहन के बाहर जो वॉशरूम वाली गली है उसके अंदर वॉक कर रहा है। पहले तो कृष्णा ने इग्नोर किया कि हो सकता है ऊपर बड़े पापा और उनकी वाइफ रहती है, उनके चलने मिलने की आवाज़ आ रही है, पर ये चीज़ लगातार 1.5 घंटे तक चलती रही। धीरे धीरे उस पायल की आवाज़ की इंटेंसिटी भी तेज होने लगी और कृष्णा के अंदर एक बहुत अजीब तरीके का डर बैठते जा रहा था। वो पायल की आवाज़ अब इतनी ज़्यादा लाउड हो चुकी थी कि कृष्णा से ना इग्नोर नहीं हो पाया और भाई साहब इसने डिसाइड किया कि मैं एक बार बाहर जाके देखूंगा। भाई यहाँ पर कृष्णा अपने बेड से नीचे उतर के कमरे के दरवाजे की तरफ जाने लगा। मैंने बताया था कि दरवाजे के पास में ही खिड़की है, खिड़की से बाहर स्टोर रूम दिखाई देता है पूरा। इससे पहले कि कृष्णा दरवाजे तक पहुँचता, इसके कदम अपने रूम के खिड़की के पास रुक जाते हैं। ये खिड़की के बाहर देखता है स्टोर रूम की तरफ और भाई मैंने बताया था ना कि स्टोर रूम के दरवाजे के ऊपर वो खाली एरिया है और ये देखता है कि भाई उस ऊपर वाले खाली हिस्से में से एक एकदम काले रंग की औरत ने अपना आधा शरीर बाहर निकाला है। उसका जो मुंह था वो भी थोड़ा सा ट्विस्टेड होके बाहर की तरफ लटक रहा था और यहीं पर ना कृष्णा की उससे आई कांटेक्ट हो जाती है। भाई साहब आई कांटेक्ट होते कृष्णा चिल्लाया जोर से और चिल्ला के वापस अपने बेड पर आ गया। अब उसकी चीख इतनी ज़्यादा तेज थी कि उसका कज़न भी उठ जाता है। ये अपने कज़न का हाथ पकड़ लेता, जोर से बोलता है कि भाई बाहर कोई है स्टोर रूम के ऊपर। इसके कज़न को भी हल्का हल्का समझ में आने लगा था कि वो जो शर्ट बार बार खींचने वाले इंसिडेंट हो रही थी वो कृष्णा नहीं कर रहा था। इसने बोला कृष्णा से कि भाई रूम से निकल के ऊपर जाते हैं, ऊपर बड़े पापा हैं उनके पास सो जाएंगे। पर कृष्णा की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि उसे पता था कि अगर ये कमरे से बाहर निकलेंगे तो सामने ही स्टोर रूम पड़ता है और वो जो भी एंटिटी थी वहीं स्टोर रूम के ऊपर से लटक रही है। भाई साहब यहाँ पर कृष्णा ने अपने दादी जी को कॉल किया।
उसके दादी जी ने बोला कि तुम कुछ भी रिएक्ट मत करो, तो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। उन्होंने बोला कि तुम अपने कुल देवता का नाम लेके चुपचाप बेड पर ही सोए रहो, ना ही किसी आवाज का तुम रिप्लाई करोगे। कोई तुम्हारा नाम ले तब भी उसका कोई जवाब नहीं दोगे। कृष्णा चुपचाप वैसे ही करता है। ये और उसके कजन आंख बंद करके एक दूसरे का हाथ पकड़ के बेड पे लेटे हुए और इन्हें पूरी रात उस कमरे के खिड़की के पास से सुनाई देता है कि कोई इनका नाम लेके बुला रहा है, कृष्णा बाहर आओ। जैसे तैसे आंख भींच के ये लोग सोते हैं और जब सुबह नींद खुली तो वहाँ कमरे के बाहर इनके बड़े पापा और बड़े पापा के बेटे, दादी, बड़ी मम्मी सब लोग बैठे हुए थे। कृष्णा ने अपने दादी को सारी बात बताई तो उनके दादी ने बोला कि आज के बाद से तुम कभी भी वहाँ नीचे वाले कमरे में नहीं सोओगे। पर फिर कृष्णा बताते हैं कि हम उस कमरे में तो नहीं सोए दोबारा, पर मेरे साथ ना अजीब अजीब चीजें होने लगी। मुझे रोड चलते अक्सर दिखाई देता कि साइड में कोई खड़ा हुआ है और खड़े होकर मेरी तरफ देख रहा है। जब मैं किचन में पानी पीने जाता तब भी मुझे दिखाई देता कि किचन की खिड़की के पास से खड़े होकर वो औरत मुझे देख रही है। अब जब ये सब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होने लगा तब कृष्णा के दादी जी ने उसे बोला कि इसका अब इलाज करना पड़ेगा। कृष्णा के गांव में एक बहुत ही पुराना ब्रह्म देवता का मंदिर है। बिहार के गांव में अक्सर उन्हें ब्रह्म बाबा बोलते हैं और उसी मंदिर में एक बहुत ही सिद्ध पुजारी भी बैठते थे। कृष्णा के दादी जी ने लेके गई मंदिर में। उन बाबा ने कृष्णा को सामने बैठा के ध्यान लगाया और 10 मिनट ध्यान करने के बाद आंख खोली और आंख खोल के अपने कमंडल में से हाथ पर जल डाला और जल में कुछ मंत्र पढ़ने के बाद कृष्णा के ऊपर छींट दिया और उन्होंने दोबारा उस जल को कृष्णा को पीने के लिए भी दिया। साथ ही बोला कि शाम के टाइम आके तुम एक माला ले जाना मुझसे। अब यहाँ पर दादी ने पूछा बाबा से कि बाबा क्या था वो, तो बाबा ने बोला कि शाम को आना, मैं बताऊंगा। शाम को जब ये दोबारा वो माला लेने पहुंचते हैं तब बाबा ने बताया कि तुम वो गंगा घाट वाले शमशान की तरफ गए थे क्या। कृष्णा को याद है अचानक कि वो मुंडन वाले दिन अपने रिलेटिव को ढूंढते हुए शमशान की तरफ जा रहा था। मैंने बताया था ना कि आधे रास्ते से लौट के आ गया था। बाबा ने बताया कि तुमने जिस पाथ को क्रॉस किया था वहां जमीन पर किसी ने तांत्रिक क्रिया करने के बाद एक आत्मा को कैद करके रखा हुआ था। वो आत्मा मुक्ति के लिए तड़प रही थी और जब तुम उस क्रिया वाले हिस्से के ऊपर पैर रख के आगे बढ़े ना, तभी से वो तुम्हारे साथ होली थी। पर जो ये मैं माला दे रहा हूँ इसे हमेशा अपने गले में धारण करके रखना, इसके बाद तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे। होता भी ऐसे ही है। उस माला के साथ साथ बाबा ने वो पानी भी दिया था 1 सप्ताह तक पीने के लिए और ऐसा करने के बाद कृष्णा पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। तो यार ये थी पूरी कहानी। अगर आपके जानने में ऐसे कोई घटना हुई है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।